अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे समी इब्राहिम। नाजरीन, अरसलान इफ्तिखार केस जिसका चर्चा काफ़ी रोज़ से था, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए अब ये हुक्म दिया है कि अरसलान, मलिक रियाज और उनके जो दामाद हैं सलमान अहमद, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अब अटॉर्नी जनरल के सुपुर्द करते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब दोनों कसूरवार हैं तो इस स्कैंडल को उछालने का मकसद क्या था? इससे क्या फ़वायद हासिल किए गए? क्या सिर्फ अरसलान इफ्तिखार से पैसे वापस लेने के लिए इस आवाज़ को बुलंद किया गया था, या सिर्फ ये चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश थी? तारीख इस सवाल का भी जरूर फैसला करेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एहतसाब का एक अच्छा मौका फराहम किया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एक तरफ वज़ीर आज़म की अहलियत पर स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर समाअत हैं, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने स्पीकर की रूलिंग की हिमायत में करारदाद भी मंजूर कर ली है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान हंगामा आराई भी हुई और वकला का एक ग्रुप अटॉर्नी जनरल की जानिब लपका, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली में भी मुस्लिम लीग नवाज एहतजाज करती ही रह गई। आखिर ये मामला किस तरफ जाएगा और हुकूमत को इतनी क्या जल्दी थी कि अदालत में ज़ेर समाअत जो मामला था इस पर करारदाद भी मंजूर कर ली गई? इस पर बात करेंगे। साथ ही मौजूदा सियासी कशमकश में आपके लिए, अवाम के लिए एक अच्छी खबर भी है। वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब कमी का फैसला कर लिया गया है और आज रात 12 बजे से पेट्रोल 10 रुपये 15 पैसे, डीजल 4 रुपये 96 पैसे फी लीटर सस्ता मिलेगा, जबकि CNG भी 6 रुपये 24 पैसे सस्ती हो जाएगी। आपके लिए अच्छी खबर है। आज का सवाल हमारा ये है कि क्या अदलिया और इंतजामिया के बीच जो लड़ाई हो रही है, इसमें आप समझते हैं कि आवाम की जो असल मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए, लाइव कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साबर का हिसाब से उनके आज के दिन की खबरें लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अरसलान इफ्तिखार केस अब किस जानिब जाएगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले काजी साहब से आज की खबरें ले लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, जहाँ इतना तूफान है और इतना हिजान है और बेमानी जो एक शोर हर वक्त मचा रहता है हमारे मीडिया में, उसमें एक अच्छी खबर भी आई है। मगर ये अच्छी खबर क्या अच्छी खबर बन पाएगी या नहीं, इस पर बात करते हैं। कि पता चला है कि बदीन में 2.25 अरब मेट्रिक टन कोयला दरियाफ्त हुआ है। अच्छा, इससे पहले हमारे पास थर कोल भी है, ये निकाल लेंगे। कि जिन कामों में लगे हुए हैं इधर से इन्हें फुर्सत मिलेगी तो उधर जाएंगे। हम एनर्जी के एक पहाड़ पे बैठे हुए हैं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ नहीं, ये बाकी कहानियां चलती रहेंगी जो चल रही हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं है आवाम से। ठीक है। और ये जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने असेंबली में एक सवाल के जवाब में बताया कि जो पाकिस्तान का जो नेशनल सर्वे का एक इदारा है उसने हमें ये खबर दी है कि हम इसे टैप कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर रहे। दूसरी खबर शाजिया ये है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है। यानी जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी पड़ी होती है, जो कि एक मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसकी बुनियाद होती है, उसमें तेज़ी से कमी आ रही है कई वजूहात की बिना पे। एक तो ये जो हुकूमत जो कर्जे लेती रही सेंसलेसली, अब उसकी वापसी के वक्त आ गया। IMF ने फिलहाल कर्जा नहीं दिया और फिर ये कर्जा लेने वापस जा रहे हैं। और दूसरा ये जो रुपए की कीमत में कमी आ रही है, जबकि हफीज़ शेख साहब हमें यही बता रहे हैं कि इकॉनमी बड़ी स्टेबल है। तो ये दूसरी खबर है शाजिया। और फिर नेटो सप्लाई के हवाले से भी दिलचस्प खबरें हैं। अब वेस्ट में से, जैसे मैं कल कह रहा था कि हमारे हक में आवाजें आ रही, जॉन मैकेन ने जिस तरह कहा कि आप पाकिस्तान को मिसहैंडल कर रहे हैं, भारत को आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक और सेनेटर ने भी ये बात की है कल अमेरिका में। और इसके साथ एक खबर और बड़ी अहम आई है कि जो पाकिस्तान का स्टैंड है, चाइना और रशिया उसके करीब है जो हमारा स्टैंड है। मगर मैं जिस तरह अर्ज करता रहा हूँ कि हमें बुनियादी तौर पर माफ़ी मांगने से क्या होता है, ये तो एक रिचुअल है भाई, माफ़ कर दें, मैंने एक जुर्म किया उसके बाद मैंने माफ़ी मांग ली। बात यह है कि ये जो ड्रोन अटैक, आज फिर ड्रोन अटैक हुआ, बिल्कुल हुआ, तो ये उन्होंने इतनी तेजी से स्टेप अप कर दी। यूं लगता है कि ओबामा साहब जो हैं वो एक हिजान में, और मैं कहूंगा कि वो समझते हैं कि इलेक्शन जीतने का यही जरिया रह गया। माफी भी हल नहीं है, सिर्फ माफी परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन होना है। इट इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी है कि आप जी माफ कर दो, फिर मारेंगे, फिर माफ कर दो, ये तो बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना चाहिए और वो इस तरीके से कि हम जो ड्रोन है इनकी हमलों में कमी आनी चाहिए। और आखिर में शाजिया बात करेंगे कि मिस्र में जो थोड़ी सी डेमोक्रेसी और चली, क्योंकि वहाँ के हालात भी हमारे जैसे मिलते जुलते हैं, तो उनकी जो टूटी फूटी और लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत थी उसके इख्तियारात जो हैं वो वापस ले लिए हैं
फौजियों ने अपनी एक कोर्ट के ज़रिए और वहाँ पे मूवमेंट, जिस तरह मैं कह रहा था कि मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन इज़ नॉट अ वन एक्ट प्ले, ये अब दोबारा से अनफोल्ड करेगी, लोग निकलेंगे और लोग अपने जो हकूक़ हैं उनके लिए वहाँ लड़ाई करेंगे। इस पर बात करेंगे। समी साहब से भी हमारा राब्ता नहीं हो रहा, जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आएंगे हम उनसे भी आज की खबरें लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अरसलान इफ्तिखार केस से। सुप्रीम कोर्ट को आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने कल ये मैसेज दिया है, चाहे कोई चीफ जस्टिस का बेटा है, चाहे कोई बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, सबके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे बराबर है। अब हुकूमत के कोर्ट में है बॉल, अब हुकूमत जो चाहे उनके साथ करे। देखो शादी, एक शफाफ मौका दिया यहाँ बैठ के हम जो पोजीशन लेते रहे हैं, या समी साहब अभी हमारे साथ आ जाएंगे, राब्ते का मसला है, तो हम जो पोजीशन लेते रहे हैं, एक तो इंडिपेंडेंट पोजीशनें थी, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करे जी, ये जो हम कहते रहे हैं, अपने आप को बेंच से अलग कर दे, उसने अपने आप को बेंच से अलग कर दिया। आज नैब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी ये मामला दो अफराद के माबैन, कौमी खजाने का तो है नहीं, कौमी खजाने का इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अभी तक लिंक कोई एस्टैब्लिश नहीं हुआ सीजेपी के साथ इसका। अच्छा, अब क्या है, अब मैं ये सवाल उठाता हूँ कि जो पहले तफ्तीश गई हुई थी वहाँ पे, उसका क्या किया गवर्नमेंट ने? जो लोगों को वो जो है रोज ट्रांसफर कर देते हैं। एफेड्रिन का केस है, जुलाई में वो लोग आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ हमें पूछने के लिए कि जनाब बहुत बड़ी यहाँ से ईरान स्मगल हुई और वो उसकी जो आपको पता है कि वो एक गोली में हैरान रह गया कि वो 15-15 हज़ार रुपए की एक गोली बिकती है उसकी, वो उसे पता नहीं फैंसी या क्या कहते हैं। तो क्या जो पहले उनके पास मामलात थे वो उसको ऐसे तरीके से उसकी तफ्तीश हुई? और दूसरी बात ये है कि ये अब वी हैव एवरी राइट टू बिलीव कि भाई ये जो किस्सा सीजेपी के बेटे का सामने आ गया है, तो क्या ये न्यूट्रलाइज करने के लिए है? जहां पे सीजेपी साहब का बेटा की इन्वॉल्वमेंट है वहां पे दुरुस्त तफ्तीश सामने आई। जहां पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है उसकी कल मुझे बड़ी हंसी आई, मैं आपको हंसी की बात भी नाज़रीन को सुना दूं। अमेरिका से एक कॉल आई तो वो कहने लगे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। याद है? तो ये अब्बू और बेटों का जो मामला है ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ये जो है ये किसी को नहीं, तो अब मामला न्यूट्रल नहीं रह गया हुकूमत को भेजने के बाद? तो कोर्ट ने तो बड़ा अच्छा डिसीजन कर दिया ना शादी, उनका कि जाएं जी इस पे तफ्तीश जो आपने करना है करें और शफाफ तरीके से इन दोनों बातों को सामने लेके आए, और हम चाहते हैं कि शफाफ तरीके से ये हो, और होंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो तफ्तीश हम होती रही है इसकी हज के मामले में जो तफ्तीश हुई है जिसमें अब्दुल कादिर गिलानी साहब का नाम आता रहा, या अब एफेड्रीन का जो मूसा गिलानी साहब का नाम आ रहा है, तो उसमें आए रोज ट्रांसफर हो गया एक बंदा, फिर उसके जो कर्नल साहब थे या ब्रिगेडियर साहब तशरीफ लाए, जो वो है उनकी फोर्स एंटी नारकोटिक्स, इसमें तो ट्रांसफर नहीं होगी अब किसी की, अब इसमें कहां ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर नहीं करेंगे और इसको शफाफ तरीके से कर लेंगे, मगर हमारी दरखास्त ये भी शफाफ तरीके से, तो इस पे तो बड़ा जोर लगेगा, मगर वो उधर भी जोर लगाएं और हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि वहाँ। एक कॉलर है कराची से हमारे साथ, यार मोहम्मद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे लोग हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। अच्छा, पहले एक मेरा सवाल है कि अप्रैल के आखिरी अशरे में एक अपना अदालत आलिया ने एक सरकारी पेंशनरों के बारे में हुक्म सादर फरमाया था कि उनकी जो कम्यूट पेंशन है वो 15 साल के बाद सरकारी मुलाजिम की पेंशन में रिस्टोर कर दी जाए, यानी कि रिटायरमेंट से 15 साल के बाद। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसका कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी वैसी बात सामने नहीं आई, तो ये ज़रा मालूम करना था कि ये ऐसा डिले क्यों हो रहा है हुकूमत की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई पेंशनर्स का जो मसला था, अदालत ने वाज़ेह ऑर्डर्स भी जारी किए थे, ये जो पेंशनर्स हैं उनको उनकी पेंशन दी जाए। ऑडिबल मुझे आवाज़ बड़ी कम आ रही थी जो मैं समझूँ, लेकिन बात यह है कि मैं वही जनरल बात करता हूँ कि हम जिन मसाइल में शाजिया उलझे हुए हैं, जिन बेमानी बातों में हम उलझे हुए हैं, ये मीडिया में हो गया, वो उसने खा लिए, ये मीडिया में किसने क्या लिया, चलें इसको भी आप देख लें, शुरू कर दें एहतसाब, बड़ा चर्चा कल से हो रहा है, इसका एहतसाब कर लें। हम भी 20 साल से इस मुल्क के जर्नलिज्म में देख रहे हैं कि 33 नंबर वैगनर से उतरने वाले आज किस गाड़ी में से उतरते हैं, तो कर लें इस बात का भी एहतसाब, मगर हम हर चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस दें मीडिया पे जितनी बनती है। अभी देखें ना, हम 2-3 खबरों का जिक्र किया, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो हर आदमी की जिंदगी में क़यामत बर्पा कर देते हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमने कभी जाके पूछा कि जो बड़ी एक छोटी सी बात पे हमारी जो डिग्निटी और जो खराब हो जाती है, हमें एहसास है हम कितने कट के रह गए हैं अवाम से, अवाम के मसाइल को हम कितनी जगह दे रहे हैं। लोग कल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मलिक रियाज को क्या पैसे वापस चाहिए थे, या वो एक अटैक करना चाहते थे, या वो सामने आना चाहते, हाईलाइट वो किस चीज को करना चाहते थे? जितने वो खरबपति उनके लिए 30, 40, 35 करोड़, ये तो इतनी कोई बड़ी रकम नहीं। 2-3 बातें कल की थी। एक बात तो ये, जब उन्होंने प्रोग्राम का जो इंटरव्यू आने हुआ उसमें यह था कि जी आप नहीं जानते कि ये यहाँ कारोबार कैसे होता है,
बेसिकली वो एक कमेंट था जुडिशरी पे नहीं, यहाँ की एग्जेक्टिव पे, जो जिसने देखना है कि कारोबार के जो मामलात हैं दुरुस्त अंदाज में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैंने ये भी अर्ज की थी कि हुजूर जो बातें सामने नहीं है, जो बातें पीछे हैं, और जिस तरीके से आपको अपना कारोबार चलाने के लिए ये करना पड़ता है जैसा कि आप फरमा रहे हैं, तो जो हमारी नई नस्ल में लोग कारोबार करना चाहते हैं तो हम उन्हें क्या मैसेज दें? जैसे हमने कल अर्ज किया था कि ऐसे हम सिलेबस का ऐसा बना दें कि हाउ टू डील विद ब्यूरोक्रेसी, ये जो रेड टेपिज्म है, ये जो पहियों का आपने जो जिक्र किया है, तो ये सारी ये इसमें प्ली बार्गेन भी हो सकती है अगर अरसलान पैसे वापस कर देते हैं। बात क्या है, एक इंडिविजुअल पे हमने फोकस कर लिया, मलिक साहब ने ये किया, अरसलान ने ये किया। एक जो सिस्टम है पूरा, जिसने पूरे 180 मिलियन लोगों की जिंदगी अजाब बना रखी है, उसमें हम बात ही नहीं करते। हम कार्टल्स का जिक्र ही नहीं करते। हम वैसे बड़े साफी बन जाते हैं जी, बड़ा शोर, हम बड़े बड़े कुर्बानियां दी हैं जी, हमने बड़ी साफत बताए। कोई बैठ के सिवाय दुनिया टीवी के हमारे इस प्रोग्राम में किसी ने बात की है, कार्टल्स का नाम लिया है, शुगर के कार्टल का नाम लिया है, ये बाकी जितने लोग हम बैठ के बात करते हैं, इसमें कोई बात नहीं करता। लेकिन हम उलझाए हुए हैं लोगों को उन बेमानी बातों में जिनका अच्छा मुझे एक बात बताएं, 33 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया, हाँ। या इन्होंने नहीं लिया, इस लेने देने में क्या होगा? अगर उन्होंने ले, अवाम ने जो आटा जो खरीदना है जाके, हाँ। एक आम आदमी की जो बिजली घर जा रही है उसके तो यूनिट में इजाफा हो रहा है, और ये जो 10 रुपए आज इन्होंने कमी की है शाजिया, ये $126 से $85 पे आ गया पेट्रोल, जिसकी वजह से इन्होंने कमी की है। तो हम जो है इतना मैग्नीफाई करते हैं, मुहद्दबत से के नीचे एक चीज रख के उसको यूं फैला देते हैं, और आके क्योंकि हमें मेंबर मिल गया ना, पलपिट मिल गया, अब मुझे पलपिट मिल गया, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बैठ के आवाम से और आपसे बात करूं, तो मैं इसे मिस यूज करूंगा। सही। एक कॉलर है शेखुपुरा से, मसूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। बात मैडम ये है, कारी साहब अभी बात कर रहे थे कि दुनिया न्यूज वाले बात करते हैं, दुनिया न्यूज पे मैंने 2-3 महीने हो गए मुझे बात करते हुए। जी जी बोलिए। मेरा सवाल ये किया कि इधर 5 करोड़ की लागत से हाई स्कूल बन रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। मैंने कितनी दफा कॉल किया आपके प्रोग्राम पे, आपसे रिक्वेस्ट है किसी बड़े आदमी से बात कर दे, रिक्वेस्ट कर दें कि इसकी इंक्वायरी करें, आगे को चेक कर ले। इंक्वायरी किस बात की? मसला मुझे याद आ गया है, मैं अर्ज करता हूँ इनसे। बात यह है कि एक तो एक्शन हम 3 दफा आपकी इस हवाले से, एक स्कूल बन रहे शेखुपुरा में, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अलजेडली कोई वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा, तो हमने 3 दफा आपको ऑन एयर किया। मेरे ख्याल में हमने बोला था कि ईमेल कीजिए, आप हमें डिटेल साइज हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ईमेल और जगह का नाम और ये हम भेजें, हम इसको बाकायदा ईमेल कर दीजिए, बाकायदा इसको हम टेकअप करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, प्ली बार्गेन हो सकती है सारे केस में? ये तो दोनों जो वकील हैं वो आपस में एक दफा बात कर दी ना, क्या उसने अटॉर्नी जनरल ने कह दिया जी पैसे वापस कर दें तो इशू जो है इशू खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन मेरा शाजिया मसला ये है कि हमने इससे ना एक बड़ी कौमी गैरत का मसला बना लिया है। हमारी उधर कौमी गैरत कभी जागती नहीं है जब प्रेस क्लब के बाहर एक बच्चा अपने आप को आग लगा के मर जाता है। ठीक है, हमें देखना, जो देख मेरी ज़ात में जो गलती है, जो ये मैं नहीं कहता हम मुबर्रा या पाक है और हम इंडिविजुअली जिम्मेदार भी हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे जर्नलिज्म की प्रायोरिटीज़ क्या रही। आप मुझे ये बताएं, ये मैं अब बात क्या देता हूँ आज सामने, जिस दिन से हम इधर प्रोग्राम में बैठ के सिंगल कॉलम बैक पेज अंदर की खबर को बाहर लेके आए दुनिया टीवी के प्रोग्राम पे, हाँ। उस दिन से सारे शुरू हो गए। देखे ना, यहाँ क्या था, प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया, यहाँ यही जर्नलिज्म होता रहा है। पहले मार्शल लॉ में ये था, जियाउल हक की स्टेटमेंट आ गई, उसको लगा दी, अब नीचे प्राइम मिनिस्टर जो उसका हैंड पिक्ड है उसकी लगा दी, और ये माइंडसेट चलता रहा। किसी ने अपने आप को आग लगा ली, लोग भूख से मर रहे हैं, 25,000 लोग रोजाना गुर्बत की लकीर से नीचे गिरे हैं। मैं क्या करूं अरसलान साहब का और रियाज मलिक साहब का, मुझे ये बताएं। मेरी जिम्मेदारी उनके, वो तो बड़े लकी लोग हैं, वो तो खुश नसीब परतों में रहने वाले लोग हैं। मेरा एज अ साफी काम यह है कि ये लोग जो जिल्लत का शिकार हमने बना इनकी बात की जाए, इनकी बात कोई नहीं करता। हाँ, आ जाएंगे रेटिंग के लिए और किसी काम के लिए हम बैठ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इधर भी तवज्जो। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो केस की समाअत थी, सब कुछ आपके सामने हुआ। तो अच्छा, हुकूमत कितनी जल्दी क्या थी, समाअत उधर चल रही है और आपने फौरन से करारदाद भी मंजूर कर ली, ऑपोजिशन भी वहां पर मौजूद नहीं थी। शाजिया, जब प्राइम मिनिस्टर साहब का ज़ाती सर्वाइवल मसला बन जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब का काम तो रियासत को रन करना है ना, वो एग्जीक्यूटिव के हेड है। जिस तरह कल मलिक रियाज साहब ने फरमाया कि जी यहाँ तो पहिए लगाने पड़ते हैं, आपको पता नहीं है यहाँ पे तहसीलदार क्या करता है, आपको पता। अगर हजरत उमर ये कहते थे कि दरिया फरात के किनारे एक कुत्ता भूखा अगर मरेगा तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है, हाँ। तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, और इनके आइन में भी लिखा हुआ है। तो फिर जब आप अपनी जाती लड़ाइयाँ लड़ेंगे, आप अपने बच्चों के मुबैना
एलिजेड जराइम के तहफ़्फ़ुज़ में लगे रहेंगे, जो कि एक बादिल नज़र में तासुर है, जब आप बार बार लोगों की ट्रांसफर्स करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे। आप थरकोल को बाहर नहीं निकाल रहे। ये इस रूलिंग क्लास का सिर्फ एक क्राइसिस है, ये अपना हिस्टोरिकल फरीजा पूरा नहीं कर रही। ये कभी मलिक रियाज की लड़ाई पे चल रहे हैं, कभी अरसलान चौधरी की बात हो रही है, जो असल इश्यूज हैं उन पे कोई, और क्या हो रहा है 3-4 दिन देखिए ना, स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ जो कल हुआ आपने देखा, हुकूमत या तो अपील कर देती या सजा मुअत्तल करने का कर देती, वो रास्ते हुकूमत ने इख्तियार क्यों नहीं किए? देखें, हुकूमत जो है वो एक बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब अपील कर देते। किससे अपील कर देते? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं ना अपनी सजा कोर्ट पर। पे तो वो जाने नहीं चाहते ना, उनके जो करीबी हल्के वो ये कहते हैं जी हमें नहीं। कल ये बात क्या हुई, ये जो बात सामने आई एक सवाल कि जी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था, मैसेज दिया गया था जब बहाली का वक्त था, जी आप मतवादी हुकूमत कायम ना करें और जो है वो पीपल्स पार्टी को नाजायज तंग ना अब करें। जो सीजेपी साहब ने एक्शन लिया, सीजेपी साहब ने क्या मतवादी गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा भाई ये 2 नंबर तबादले ना करें। जिस आदमी एक तहकीक कर रहा है, एक तफ्तीश कर रहा है, उस तफ्तीश पे उसको दाएं बाएं ना करें। यही बात की उन्होंने। मतवादी हुकूमत कौन सी उन्होंने कायम कर दी थी? मतवादी हुकूमत से अगर तो ये मुराद है कि भाई सर्टन लोगों के केसेस टेक अप नहीं करने। आज तो सुप्रीम कोर्ट देखें, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने काम कर दिया, उन्होंने कहा जी ये हमारा बच्चा, इसकी तफ्तीश करना करो, कर ले। अब बात यह है कि बाकी सबके भी ऐसे ही हो। हम तो ये कहते हैं कि बाकी सबके भी ऐसी हो। तो पीपल्स पार्टी को नाजायज तंग ना करने का इसका क्या मकसद था? देखें, पीपल्स पार्टी को अगर तो हज स्कैंडल में काजमी साहब जो हैं, साहब मिनिस्टर, उनकी प्रोब हो रही है तो ये पीपल्स पार्टी तंग हो रही है। अगर तो हम बात कर रहे हैं कि जी ये एक जुर्म हुआ है तो वो नाजायज तंग कर रहा है। हाँ, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट है तो हमें बताएं कि जी कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात ज़रूर हुई थी जिस पे बड़ी लहदे हुई कि जी सुओ मोटो है जो एक्शन जो है इसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि हर बात पे आप ना लें। इंडिया की मिसाल दी गई कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, और ये बातें कोई इतनी डिफाइंड नहीं है। मुख्तलिफ मुल्कों में उनके मुख्तलिफ हवाले हैं। अच्छा, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता? भाई ये एक देखें ना, अब एवरी लॉ इज मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस। हर कानून जो है ना उसकी अपनी कॉन्फ्लिक्शंस बहुत हैं, उसमें उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर ली जाती है। अब बात यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो एक तरह से उनको नाअहल या एक्यूज्ड कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन था, जो सुप्रीम कोर्ट पे उस वक्त आई थी तनकीद, वो ये थी कि ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने ये नहीं कहा कि आज वाज़ेह डायरेक्शन नहीं नहीं, तो उन्होंने उनको कर दिया, उसका सहारा लिया, उसका फायदा उठाया। मगर मैं फिर वही उसी अपने ओरिजिनल थीसिस की तरफ आता हूँ। आपकी तो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी नहीं हुई भाई, कोई इशू एक हल हो गया। अब मेमो का एक फैसला आया है, उस पर भी उन्होंने कहा जी नहीं जी ये हम कमीशन को मानते हैं। आपने अब इससे क्या हम ये मानने, ये इस मुल्क के अवाम जो है अब ये बात वो इस मानने पे मजबूर नहीं है और दुरुस्त तौर पे मजबूर नहीं है कि भाई ये तुम्हारी जाली लड़ाइयाँ हैं, हमारी रोटी पानी का तुम्हें एहसास ही नहीं है। हमारी रोटी पानी पे जो आज चुप करके बिल पास हो गया, ये जो बजट था, इस बजट में क्या अपोजिशन ने रोल अदा किया? क्या कि अमीर आदमी को टैक्स ही नहीं लगाया गया? यानी आप देखें कि पहली बात तो ये कि हर रोज 15 दिन बाद अभी ये एक मौका है, वो इसलिए कि वो लकीली, ये भी इनकी कोई बात नहीं, $126 से, और वो भी आलमी मंडी में कम हुआ, आलमी मंडी में कम हुआ है। आप हर रोज बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। हर इस पे कभी बात हुई? कभी असेंबली में अपोजिशन ने जाके बात की? अच्छा, अब मुझे क्या करूं भाई, एक टाइकून इधर लड़ रहा है, उधर लड़ रहा है, मेरा क्या लेना देना इस अवाम के, उसका क्या लेना देना? एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कोयटा से। कोयटा में तेल गोदाम के इलाके में फायरिंग हुई है। इस फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1 जख्मी हो गया है। फरीदुल्लाह हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। फरीदुल्लाह, क्या वाक़या है ये सारा? जी, ऐसे कोयटा का तोगी रोड का इलाका, इससे मुल्का इलाका है तेल गोदाम। यहाँ 2 भाई थे, जीशान और बिलाल, ये अपनी दुकान खोल रहे थे। परचून की दुकान थी, जैसे इन्हें दुकान खोलनी चाहिए तो 4 अफराद जो मोटरसाइकिलों पे सवार थे, निकाबपोश थे, उन्होंने आते ही इन पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई जीशान और बिलाल मौके पर हलाक हो गए। जब उनके चचा है अब्दुल जब्बार, वो जख्मी हो गए हैं। जैसे ही हमलावर आए, फायरिंग करने के बाद ये फरार हो गए। पुलिस ने मौके पहुंच के जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को जो है कोयटा के सिविल अस्पताल पहुंचाया है, जहां जो जख्मी है उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मुतलका जो पुलिस वो कार्रवाई कर रही है, पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है कि आया जाना जा सके कि दुश्मनी या कोई और बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। अच्छा, आप सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों की बात कर रहे थे। अभी इससे पहले आपने खबर दी थी कि बदीन में जो इतने ज़्यादा ज़ख़ीरे हैं, कोयले के ज़ख़ीरे, आपस की लड़ाइयों में किस तरह को देख सकते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ तकरीबन कश्मीर के, मैं एक फिगर पढ़ रहा था कि यहाँ पे जो कुदरती और हमारे पास हैं, अगर हम उनको एक्सप्लॉइट कर लें तो हम 60,000 मेगावाट बिजली तो वहीं से पैदा कर सकते हैं।
कुछ दिन पहले मैंने खबर दी कि यहाँ जितना सूरज है, देखें ना कि बाहर ये जो अजाब है सूरज हमारे लिए, ये कैसे आप एक नेमत बना सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटीज ठीक हो तो आप इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि दूसरे सियारों को आप फीड कर सकते हैं। और यहाँ टेक्निक्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, जो यहाँ बिजली पैदा करने के तरीके हैं, वो जो मुनाफे के ब्लैक होल्स पड़े हुए हैं वो भरे नहीं सकते। अब देखिए ना रेकोडेक में क्या हुआ था। देखो रिकॉर्ड, अच्छा अब ये रिकॉर्डेक हुआ या ये जो थर्कोल था, अब ये इसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करते कि बाहर से जब हम इंपोर्ट करेंगे तो सारी, कौन नहीं जानता इंपोर्ट में क्या हेरा फेरी होती है। तो जब आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है, जब इसीलिए मीडिया पे नॉन इशू हर वक्त चल रहा होगा, हर वक्त नॉन इशू चल रहा होगा जनाब। वो उसने ये, यानी हर वो चीज़ जिसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे उठा के इतना मैग्नीफाई करके उसको कर देंगे। और फिर ज़ाहिर है मीडिया की एक उसका असर होता है, लोग उसका असर भी कबूल कर लेते हैं। आपने ये बात की थर्कोल की, अब मैं इस पर आता हूँ। शादिया, ये थर्कोल नहीं, सॉरी, बदीन का कोल, ये जो कराची की हमारी सिंध असम्बली है उसमें, क्योंकि इसका कलमदान मादनियात का जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया जी कि यहाँ हमारा जो नेशनल सर्वे का इदारा है, इसने 1 अरब तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा मैट्रिक टन जो है वो वहाँ पे डिस्कवर कर लिया। और ये कब से डिस्कवर हो चुका है, ये 2009 का कहीं हुआ, लेकिन वो उसकी कोई बात हुई। अच्छा, जो डॉक्टर समर मुबारक बंद ने बात की थी कि जी मैं थर्कोल एक्सप्लॉइट करके यहाँ के इसको एनर्जी में तब्दील कर देता हूँ, और उस पर उन्होंने अजीब व गरीब कुछ पैसे दिए, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। क्यों नहीं भाई, अगर ये एनर्जी इस तरह क्रिएट हो जाएगी तो इतने पैसे जो एनर्जी में दिहाड़ियां लग रही हैं वो तो नहीं लगेंगी ना। अब ये इशू है इनके, ये जो इशू लेके आते हैं, कभी वो हो बैरियर टाउन को, उसके पीछे बुनियादी तौर पे होती बात क्या है कि ये जो नीचे वारदात आवाम से हो रही है उसको छुपा दो, ये हो रहा है। और मेरे ख्याल में हमें ये सामने लाना चाहिए। सही, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मजीद लाइव कॉल्स लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद, समी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी समी साहब, आज क्या बताने वाले हैं आप हमें? शाजिया, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला तो आप डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज जो मैंने खबरें सेलेक्ट की हैं उसमें एक तो पाक यूएस रिलेशनशिप के हवाले से है। माइकल क्रेपोन एक बड़े अमरीकी बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने अपना एक आज मजमून लिखा है जिसमें उनका ये कहना है कि जो अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल है वो अमेरिका के लिए गालिबन इतना अहम नहीं जितना पाकिस्तान के लिए अहम है। इसलिए पाकिस्तान की जो भी इस हवाले से परेशानी है, ये जो भी वसवसे हैं, उनको दूर करना या उसके मुताबिक काम करना गालिबन ख़ित्ते में अमन लाने के लिए नहायत ज़रूरी होगा। इसका चर्चा करूँगा। और इसके अलावा ये बात होगी कि यूनान में संडे को इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें इस बात का तयन होगा कि यूरो का मुस्तकबिल क्या है। पूरी दुनिया की नज़रें यूनान के इलेक्शन पर लगी हुई हैं और ये जो करेंसी है यूरो, इसके मुस्तकबिल के हवाले से यूनानी आवाम का जो फ़ैसला है वो नहायत अहमियत का हामिल है। फिर मैंने खबर सेलेक्ट की थी कि जो ख़बरें आई हैं मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तानी हैं उनकी हालत ज़ार बड़ी उसके हवाले से है कि वहाँ पर जो लोग गए हैं पाकिस्तानी, वो गए तो बड़ी उम्मीदों के साथ थे, बड़े ख्वाब लेके, लेकिन वहाँ पर ना तो उनको जो उनके साथ मुआहदा किया जाता है उसके मुताबिक उजरत दी जाती है और वहाँ पर वो इंतहाई बुरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और लोग वापस आना चाहते हैं लेकिन वापस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अपना सब कुछ बेच कर वो एजेंटों को पैसे देकर वहाँ पर पहुँचते हैं। और फिर एक जो हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है जिसका नाम है सॉलिडेरिटी पार्टी। तो फिर उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पूरी दुनिया में इस वक्त कि जब नेटो फोर्सेस वहाँ से वापस आ जाएंगी तो क्या वहाँ पर आज़ादी इजहार का मुस्तकबिल होगा, जबकि अभी अमरीकी मौजूद हैं, पूरी नेटो फोर्सेस मौजूद हैं और फिर भी वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है। जी शाजिया, ठीक, सबसे पहले आप ही की खबरें अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को डिस्कस कीजिए कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अमेरिका के से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों? देखें, उसमें माइकल क्रेपोन ने बड़ी ये खूबसूरती से ये बात लिखी है कि क्योंकि जब अगर पाकिस्तान के ख़दशात ये हैं कि अमेरिका इंडिया को वहाँ पर रोल देना चाहता है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान ये समझता है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो गैर महफूज हो जाएंगे, और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है इंडिया के साथ, उनकी जंगें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया था, जो एक सेपरेशन हुई,
उस हवाले से भी पाकिस्तान के कंसर्न हैं। तो बुनियादी तौर पर जो वहाँ पर खदशात हैं पाकिस्तानियों को वो ये हैं कि अमेरिका इंडिया को रोल दे रहा है और वहाँ से ये निकल आएगा तो उसके बाद फिर उनका ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये महफूज नहीं रहेगा। तो उनके ख्याल में ये जो खदशात हैं ये पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जायज़ हैं। और फिर इसके अलावा अब जो दूसरे अकाबरीन भी यहाँ पर बातें जिन्होंने शुरू कर दी हैं, जिसमें सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की एक बड़ी अहम सेनेटर हैं सेनेटर डायन फाइनस्टाइन, उनका ये कहना है कि अगर अपोलॉजी सलाला चेक पोस्ट के मामले पर अमेरिका कर ले अपोलॉजी इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नेटो सप्लाई भी खुल जाएगी और पाकिस्तान एक इत्तेहादी है अमेरिका का, अगर उसके जो ग्रजेस हैं वो इससे दूर होते हैं तो इसमें कोई मुज़ाका नहीं। सिर्फ माफ़ी मांगना तो मसले का हल नहीं है, मुकम्मल एश्योरिटी दिलाई जाए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के वाक़यात नहीं हो। ये नहीं कि माफ़ी के बाद फिर आप वैसे करना शुरू कर दें, सिर्फ मसला माफ़ी का नहीं है। बुनियादी तौर पर सेनेटर डायन फाइनस्टाइन का भी यही कहना था कि जो मामलात हैं पाकिस्तान के साथ उनको दुरुस्त करना चाहिए। फिर सेनेटर जॉन मकेन बड़े अहम सेनेटर हैं रिपब्लिकन, उनका ये बयान आया है कि पाकिस्तान को खामखा दुश्मन बनाया जा रहा है, अमेरिका अपनी पॉलिसियों की वजह से उनको दुश्मन बना रहा है। तो एक यहाँ पर जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है शादिया, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक यहाँ पर इस वक्त एक सोच ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान के साथ अगर हेड ऑन होगा तो उसका अगर पाकिस्तान को नुकसान है तो अमेरिका को गालबन उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन का ज़माना है और इसमें कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी किस्म का ख़तरा मूल नहीं ले सकती, इसलिए को फौरी तौर पर ताल्लुकात बेहतर होने की मुझे कोई शक्ल नज़र तो नहीं आती, लेकिन एक सोच जो है आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रही है अमेरिका के अंदर कि पाकिस्तान को खामखा नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो वहाँ का जो मीडिया है समी साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में क्या सोच रखता है? वहाँ के मीडिया का क्या स्टैंड है? पाकिस्तान के बारे में अमेरिका मीडिया वही सोचता है जो पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका के बारे में सोचता है। आपको बड़ा मुश्किल से कोई खबर ऐसी नज़र आएगी पाकिस्तानी मीडिया में जिसमें अमेरिका की किसी बात की कोई तारीफ़ हो या ये बताया जाए कि अमेरिका भी पाकिस्तान का दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही अमेरिकी मीडिया भी है जो पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझता। अच्छा समी साहब, मैं एक जो आपसे बात करना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं जी अमेरिका यहाँ से छोड़ के जा रहा है तो पाकिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज कर रहा है या उसके मफादात, जब हम पाकिस्तान के मफादात, अमेरिका के मफादात या इंडिया के मफादात की बात करते हैं तो ये कौन सा इंडिया है, ये कौन सा पाकिस्तान है और ये कौन सा अमेरिका है? वो जो यहाँ पे असला बेच के, यानी ये क्या क्लास क्वेश्चन नहीं है बुनियादी तौर पे? क्योंकि जब हम पाकिस्तान के मफाद की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के अवाम का मफाद नहीं होता, अफगानिस्तान के अवाम के मफाद की बात करते हैं तो उसमें अफगानिस्तान के अवाम का मफाद नहीं होता, और बिल्कुल इसी तरह इंडिया के भी मामला है। तो आप समझते नहीं है कि ये इन रूलिंग क्लासेस का इंटरनल क्राइसिस है जिसे अवाम का कुछ लेना देना नहीं है? किसी हद तक आपकी बात ये सही है, क्योंकि बहरहाल जो स्ट्रगल है, ये तो जो झगड़ा है ये तो वही क्लास का झगड़ा है एट द एंड ऑफ द डे, और इसमें कोई बात नहीं। अगर ऊपर वाली सतह पर इनका तमाम एग्रीमेंट हो भी जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवाम को क्या मिला। अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले वो असले की मद में मिले। आज भी आप जाकर देखें फाटा, जहाँ पर अरबों डॉलर्स का असला फेंक दिया गया, वहाँ पर एक पक्की सड़क नहीं बनी, वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। और देखें कि जो कैरी लुगर बिल के हवाले से पाकिस्तानी कौम के साथ वादा किया गया था, बड़ी छोटी सी अमाउंट उसकी आई, वो भी उस सारी NGOs खा गई। यानी जो एक हकीकी फ़ायदा होना चाहिए कि आवाम को, वो तो नहीं मिला। लेकिन बहरहाल एक टेंशन है, जो एक जंग किसी कैफियत है, अगर उसी से छुटकारा मिल जाए, और जो एक मुसलसल तलवार लटकी हुई है यहाँ पर खित्ते में अमन के नाम पर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर, कम अज कम उसी से छुटकारा मिल जाए। कोशिश तो इस बात की जा रही है। सही। कॉलर है हमारे साथ अब्दुल लतीफ कंदकोट से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सादिया साहबा, कावी साहब से ये बात करनी है कि अमेरिका की ये पॉलिसी किस हद तक है कि हमारे ऊपर दोस्ती का भी दावा रहता है, और ईरान पर सैंक्शन लगी हुए है कि भाई अगर आपको तेल बेचना है तो इंडिया को बेचो लेकिन पाकिस्तान को ना बेचो। और उसके अलावा आए दिन हमारे ऊपर ड्रोन हमले भी होते रहते, और हमारे हुक्मरान सारे दिन गुड पॉलिश करते हैं अमेरिका के आगे। इसी पर आखिर ये कौन सी हुक्मरान ये हमारे ऊपर चल रही है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समी साहब से भी जवाब लेते हैं। समी साहब को हंसी आ रही है इस बात का। समी साहब, इस बात की डिस्क्रिमिनेशन की बात जॉन मैकेन ने भी की है कि भारत को ज्यादा तरजीह दी जाती है। काई साहब? हाँ, ये सही फरमा रहे हैं। सॉरी, हाँ जी बोलिए समी साहब।
नहीं, आप कैसे बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये इनकी बात ठीक है, ये जो बात उन्होंने बड़ी फंडामेंटल पॉइंट आउट की है, ये क्या है? ये वीकनेस है आपके उन नुमाइंदों में जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हुक्मरानी आप पे करते हैं, जुर्रत से बात नहीं कर सकते। वो किस लिए नहीं जुर्रत से बात कर सकते? क्योंकि उनकी प्रियोरिटी जब आपकी प्रियोरिटी अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय कुछ और निजी टारगेट्स हों, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो फिर आप मामला नहीं कर सकते। और फिर ये तो और भी, यानी इंडिया जो है इवन बड़ी करप्ट उसकी रूलिंग क्लास। और आपको पता है स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा पैसे 2 नंबर जो हैं इंडिया के पड़े हुए हैं, जो लास्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो मामला करते हैं, अमेरिकन से मामला करते हैं, तो बड़ा खुल के करते हैं। और इस दफा मैं इतना जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि जिस भी रियासत के हिस्से की तरफ से अमेरिका को रेजिस्टेंस आई है और जो 6 महीने इन्होंने नहीं खोला, आप यकीन करें इसका उनको फायदा ही होगा। जी समी साहब। नहीं, देखें काजी साहब, ये जो कॉलर ने भी बात की और आप भी उनकी हाँ में हाँ आपने मिला दिया कि हाँ जी बूट पॉलिश करते हैं, और ये नहीं आप खुद अभी मान रहे हैं कि 6 महीने से नेटो सप्लाई बंद है। इससे बड़ी तकलीफ अमेरिका को हो सकती थी अगर आपकी सियासी और मिलिट्री क़यादत ने कोई एक वो कदम उठाया जो पाकिस्तानी मफाद के ताबे है, तो बजाय इसके कि आप उनकी तारीफ करें, आप उनको मजीद ये कदम बहुत पहले उठा लिया होता तो हालात इस मैच में ना पहुंचते। समी साहब पहले उठा लिया होता। सुनी, आप मुझे ये बताएं, कोल्ड वॉर में जो इन्होंने किया, जनरल ज़िया साहब के जमाने में बेड़ा गर्क कर लिया हमने अपना, फिर परवेज मुशर्रफ ने किया, उसको हम कंडेम कर रहे हैं, और जो इन्होंने स्टैंड लिया है उसको हम अप्रिशिएट करें। और साथ में ये भी अर्ज कर रहा हूं कि इसका आपको फायदा होगा अगर आप एक प्रिंसिपल और स्टैंड लेते हैं तो। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी काजी साहब, जो डटे रहना अच्छी बात है अपने मुतालबात के लिए, लेकिन ये जो सारा स्टैंड ऑफ है, इसकी सारी की सारी जो नतीजा है वो गुफ्तगू के जरिए ही निकलेगा और आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ऐसा गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए जिस पर जो पाकिस्तान के कौमी मफादात हैं उन पर कोई ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, एक और खबर थी आपकी समी साहब, मशरिक़ वुस्ता में काम करने वाले पाकिस्तानियों की हालत ज़ार के बारे में। जी, ये एक रिपोर्ट आई है एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पे, जिसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तानी आते हैं मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में जॉब्स करने के लिए, वो जब वो पाकिस्तान से आते हैं तो बड़े उनके ख्वाब होते हैं, अपना सब कुछ बेच के वो एजेंट को पैसे देते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जो उनके साथ एजेंट ने मुआहदा किया होता है कि आपको, जो वैसे उन्होंने बताया कि 1000 से 1500 दरहम, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का वादा होता है, लेकिन जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर तो उनको वो जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाते, और जिस हालत में उनको रखा जाता है जानवरों से भी बदतरीन हालत है। लेकिन एक बात उन्होंने, जिसकी वजह से मैंने ये खबर सिलेक्ट की है, उनका ये कहना है कि इंडिया से भी इसी तरह लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी इसलिए नहीं होती कि उनके पास रिटर्न एग्रीमेंट होता है, और अगर वहाँ पर एम्प्लॉयर कोई ज्यादती करे तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आते हैं उनके साथ सारे के सारे वर्बल मुआहदे होते हैं। इसमें जो हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है उसका एक बड़ा रोल है कि जो भी जिस वक्त एयरपोर्ट से कोई भी आदमी मुलाजमत के लिए जाता है किसी मुल्क को, तो उनका काम है कि वो चेक करें कि उनके पास कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो ये एक वजह है जिसकी बुनियाद पर मैंने इस खबर को आज शामिल किया अरबाब इख्तियार के सामने ये रखने के लिए कि खुदा के लिए जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है वो मेक श्योर करे कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जाता है उसके पास कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर वहाँ की एम्बेसी कम से कम अवेलेबल हो पाकिस्तानियों के लिए, अगर कोई शिकायत हो तो उसके अजाले के लिए। सही, बिल्कुल। फिर इंटरनेशनल खबरों की तरफ वापस आते हैं। मिस्र में इक़्तिदार फिर फौज ने संभाल लिया, पार्लियामान फिर महरूम हो गई। पार्लियामान पहली बड़ी अजीब सी थी वहाँ पे, और बेसिकली उन्होंने इस दफ़ा हिट किया है अखवानुल मुस्लिमून जो है उसकी, जो या जिसे इस्लामिक ब्रदरहुड आप कहते हैं, उसकी थी उसमें। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब मूवमेंट चल रही थी, समी साहब आपने भी देखा होगा कि जब मूवमेंट चल रही थी और लोग अल तहरीर स्क्वायर में आए थे, तो यही अखवानुल मुस्लिमून जाके उन्हें कहती थी आप घरों में चले जाएँ, आराम फरमाएँ, देखें यहाँ पे सियासी प्रोसेस चलने दें, और हम जो है, अब उस वक्त अखवानुल मुस्लिमून को ये उम्मीद थी कि इस सारे जो वहाँ पे मूवमेंट चली है इसका वो बेनिफिशरी होंगे। अच्छा, वो हुए भी, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ही नहीं। अखवानुल मुस्लिमून, ये भी आपको पता होगा कि ये भी वेस्ट नहीं बनवाई थी, जिस तरह हमास थी, जिस तरह ये। अच्छा, अब चूंकि ये इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, नेचुरली इनको ये उठ के सामने आ गए, और ख्याल ये था, और फिर अमेरिका ने इनसे ही हाथ मिला के बात करने की कोशिश की, मगर इतनी भी लूली लंगड़ी भी डेमोक्रेसी उनके फौज को वहाँ कबूल नहीं थी। चुनांचे उन्होंने एक कोर्ट से फैसला करवा दिया। मगर शायद जो मैं बार बार साहब, मैं देखें मेरी, आपने तो इतना ऐसा कैटेगराइज कर दिया, मैं हैरान हूं आपकी ये बात सुनकर कि अखवानुल मुस्लिमीन कहती थी लोगों के वापस चले जाएं। यार, पार्लियामेंट में 46% उनकी नुमाइंदगी थी, उन्होंने इलेक्शन जीता, मिस्र के अवाम ने उन्हें वोट दिया, और वहाँ पर भी कम्बिनेशन वही हुआ जो हमारे वतन अजीज़ में होता है,
फौज और अदालत मिल गई और उन्होंने पार्लियामेंट को घर भेज दिया, सियासतदानों को घर भेज दिया। अखवानुल मुस्लिमीन वहां की नुमाइंदा जमात है, अगर वो वोटों से लेके आई है तो किसी अदालत को क्या इख्तियार है इसका कि वो उनको घर भेज दे? तो ये जरा आप इसको कैटेगराइज तो सही करें। मैंने तो पहले ये बात ठीक की और ये हिस्टोरिकली मैं प्रूव कर देता हूं। कल के प्रोग्राम में जब मंडे को आऊंगा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि कैसे वो घरों में भेज रही थी और इनकलाब को फारिग करने की कोशिश कर रही थी। अब उसी को ही उसी रूलिंग एलीट ने फारिग कर दिया। आप जहां पर 4 बंदे इकट्ठे होते हैं आप उसको इनकलाब कह देते हैं। लोग आए, उन्होंने 4 बंदे नहीं थे, वो 3 मिलियन आदमी था। समी साहब को 3 मिलियन आदमी था। मुझे नहीं पता आप बीच में से किस इनकलाब की बात कर रहे हैं। 3 मिलियन आदमी था वहां पे गली गली में, और एक जगह नहीं था, मिस्र के हर शहर में था और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया हुआ था। और मैं ये भी बता दूं आपको, जब यहाँ पे कोई बात होगी ना, यहाँ पे बात होगी ना, ये वो तालिबान भी अमेरिका के साथ बैठे, जो लोगों के वोटों से आई है, आप पता नहीं बीच में से, और वो जो लोगों के वोटों से तो जरदारी साहब भी आए हैं, 12% वोट नहीं मिले उसे। लोगों के वोटों से तो मूसा गिलानी भी आए हैं, वो काजमी साहब भी आए हैं, तो क्या करें, उन्हें कम से कम चले। अभी आप सिर्फ मूसा गिलानी का नाम लेके जो मिस्र के अवाम ने जिद्दोजहद की उसको तो उसका सत्यानाश होना करेगा। मुस्लिमून ने बेचा है वहां पे और आज उसके साथ हाथ हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं। चलिए कॉलर ले लेते हैं लाहौर से। रजी हेलो जी, हाथ अखवानुल मुस्लिमीन के साथ क्या हुआ, मिस्र के अवाम के साथ हुआ और वहां की फौज ने अदलिया के साथ मिलकर किया। ये जब भी लोगों पर जब भी शब खून मारा गया, अदलिया आलाकार बनी फौज का। ये मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई ममासलत नहीं है। जो आप, अगर फौज ने यहां आना होता ना, जितना आपने उसको मौका दिया है और जिस नाअहली से आपने हुकूमत चलाई है, वो चुप करके दूर बैठे हुए हैं। और वो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं आ रहे कि आप इस मैस को साफ करें, मगर आपसे ये मैस साफ नहीं हो रहा। सही। एक कॉलर है रजी लाहौर से। साहब मैं माजी की बात कर रहा हूं, इस वक्त की बात नहीं कर रहा। आप तो फौज के नाम पे बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं माजी की बात कर रहा हूं। ये मुशर्रफ, ये जियाउल हक, ये अयूब खान, ये कौन लोग थे? ये पाकिस्तान की फौज के लोग थे। सिचुएशन डिफरेंट है। देखे ना, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि यूं इस तरह हुकूमतें चलती हैं जो चल रही है, जो 4 साल से चली है। अवाम का बुरकस निकाल दिया जमहूर के नाम पे आपने। भाईजान अवाम का बुरकस तो निकाल दिया। इस वक्त तो हम मिस्र की बात कर रहे थे। मिस्र में भी हम अवाम की बात ही कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ रजी लाहौर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा सवाल ये है काजी साहब से भी और समी साहब से भी कि जो मुशाहिद हुसैन के भाई हैं मुवाहिद हुसैन, उन्होंने एक कन्वीनर थे पीटीआई के, उन्होंने इलिनॉय में जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद क्या लगता है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो वो मुत्तहिदा पाकिस्तान की आखिरी जमहूरी गवर्नमेंट होगी न्यूकॉन ज़ायनिज़्म एजेंडे को सामने रखते हुए? नहीं, उनका बयान बता दीजिए जरा, बयान कोट कर दीजिए। बता दें। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वो देखते हुए चलेंगे क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड है और हमें अमेरिकन इंटरेस्ट को वॉच करना, न्यूकॉन ज़ायनिज़्म एजेंडे को वॉच करना है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है ये बता दें कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है तो मुत्तहिदा पाकिस्तान की क्या ये आखिरी जमहूरी गवर्नमेंट नहीं होगी? ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज करता हूं कि ये मैं अगर काजी साहब इजाजत दें मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूं। जी समी साहब जी फरमाइए। देखिए, मुवाहिद हुसैन शाह साहब यहाँ पर एडवाइज़र रहे जब परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर वाशिंगटन में भी वो एक ईस्टर्न टाइम्स के नाम से रिसाला निकालते रहे। उनकी जो एक यहाँ पर ही उनकी शादी हुई है, उनकी मिसेस एक जज थी, गालबन ज्यूइश भी थी। तो मसला ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मफादात को अमेरिका की नज़र से देखते हैं, ऐनक लगा के देखते हैं। भले यूनिपोलर वर्ल्ड हो, भले बाईपोलर वर्ल्ड हो, पाकिस्तान जिंदा सिर्फ तभी रह सकता है, कायम तभी रह सकता है अगर हम अपने मफादात के मुताबिक फैसले करेंगे। और मुवाहिद साहब की ये जो बात है, मैं नहीं समझता इसकी कोई हैसियत है और ना ही वो को पाकिस्तान की सियासत में मैटर करते हैं, भले किसी जमात में चले जाएं। जी हाँ सही, मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे क्योंकि उनकी कोई बुनियादी है। मगर ये जो एक यहाँ हमारी रूलिंग एलीट में एक तस्वर है ना कि हमारे इक़्तिदार के सारे रास्ते जो हैं वो व्हाइट हाउस से आते हैं, इसको जरा निकाल दें और फिर शायद आवाम के लिए कोई बेहतरी हो पाए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट जारी है। शाजिया मईशत जो है वो इस हुकूमत का जो सबसे एक इनकॉम्पिटेंस हमें नजर आई, वो जिस तरीके से उन्होंने मईशत हैंडल की। पहली बात तो ये देखो कि इनके पास पूरी पार्टी में कोई इस कलमदान के लिए पार्टी में से कोई बंदा ही नहीं था। चुनाचे इन्होंने मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक वज़ीर बराए निजकारी को बना दिया। ये इस पर, और यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मईशत है जिसके वादे पे ये पार्टी बनी थी, जिसकी बुनियाद पे इसका जन्म हुआ था 68-69 में, जिसके मंशूर ने एक इनकलाब यहाँ पे बर्पा कर दिया था, वो इनका इशू ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने दे दी, हाँ ये आप इसको संभालें, IMF और वर्ल्ड बैंक से जरा कर लें। और उन्होंने आते ही बयान दे दिया कि जनाब देखें, हम जो है इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट जो है, हम उनको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, वो यहाँ आके लूट मार करते हैं या जो भी एक धंधा यहाँ चलता है उनका चल।
तो अब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज हमारे कोई $15 बिलियन और कुछ रह गए हैं, और इसकी और उसके साथ इसकी एक और भी वजह जुड़ी हुई है, वो जो रुपया हमारा डेली गिर रहा है। अब जब आपकी मीशत में आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, आपके पास बिजली नहीं है पैदा करने के लिए, आप बिजली नहीं होगी, चीज़ें नहीं पैदा होंगी, चीज़ें नहीं पैदा होंगी, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जब बोध फर्क बढ़ता चला जाएगा तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आएगा, और अब फिर ये IMF के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं एक पोलिटिकली तो पता नहीं क्या है, समी साहब बता देंगे, इकोनॉमिकली एक डिजास्टर हुआ है इन 4-5 सालों में, और वो हमें बताएगा आने वाले दिनों में। सही। समी साहब, वक्त कम है, आपने खबर दी थी कि अफगानिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में उन्हें अपनी राय का जो इजहार है उसका हक हासिल होगा? देखिए, बड़ी सॉलिडारिटी पार्टी बड़ी छोटी सी जमात है और कोई उसकी नुमाइंदगी नहीं है अवान बाला में या अवान ज़री में, सिर्फ सेनेट में उनका एक मेंबर है। लेकिन उन्होंने अभी एक बड़ा मुजाहरा किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो कौम के जो गद्दार हैं उनके बारे में बात की जाए, यानी 70 से लेके अब तक वहाँ पर जो कत्लो गारत हुई, वो जो जब रशियन ऑक्यूपेशन थी उस वक्त भी जो कत्लो गारत हुई, तो उसके हवाले से जो उन्होंने बात की वो ऐसी थी कि जो वहाँ पर जो बड़े बड़े सरदार हैं जो इस वक्त हुकूमत पर काबिज हैं, उनके मुस्तकबिल, उनके माजी के हवाले से उन्होंने बड़े सवाल उठाए, और उन्होंने कहा ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। तो वहाँ पर जो उनकी सेनेट की कमेटी है उन्होंने एक हेयरिंग करके इन पर पाबंदी लगा दी है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात ज़ेरे बहस है कि इस वक्त वहाँ पर नेटो है, अमेरिका की अमलदारी है, और अमेरिका जो इजहार राय का एक बहुत बड़ा चैंपियन है, वहाँ अफगानिस्तान में उन्होंने एक सॉलिडारिटी पार्टी पर पाबंदी लगा दी है। तो वहाँ पर जब ये चले जाएंगे तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? तो और ये इस वक्त जो इनकी मौजूदगी में ये जो पाबंदी लगी है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो वही काई साहब, यहाँ मैं आपकी बात से आपको इंडोर्स करता हूँ कि ये अपनी मर्जी की जमहूरियत, जैसे मिस्र में अखवानुल मुस्लिमीन अगर इलेक्शन जीत जाए, मुसलमान अगर इलेक्शन जीत जाए तो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़लस्तीन में अगर हमास इलेक्शन जीत जाए तो काबिल कबूल नहीं, इसी तरह गालबन जो अफगानिस्तान में भी अगर कोई सियासी जमात ऐसी जिसका टिल्ट मजहब की तरफ हो, अगर वो जीत जाए तो इनको काबिल कबूल नहीं। लेकिन ये जो मर्जी की जमहूरियतें बनाकर अपना असर और रसूख मुसल्लत करना है, ये अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जिन पार्टियों का आपने नाम लिया है ये तख्लीक भी उनकी अमेरिका ने की थी और उन्हीं की बगल बच्चा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया। आपका अपनी ओपिनियन है, मैं एहतराम करता हूं आपकी ओपिनियन का, लेकिन मैं लोगों की जो राय है, जो इलेक्शन में इलेक्टेड लोग हैं उनका बहुत ज्यादा इलेक्टेड पार्टीज का एहतराम करता हूं। और मगर जो इलेक्ट हुए हैं वो जितना आवाम का एहतराम करते हैं वो तो हमें चीजों की कीमतों से पता चल जाता है। बहुत शुक्रिया सभी साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन मंडे को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।